नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जीके का पार्ट 17 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 17 का जो पहला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का भौगोलिक स्थान है। अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफिकल लोकेशन की, तो वो कितनी है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में। लॉन्गिट्यूड जो है हिमाचल प्रदेश का वो 75 डिग्री 47 मिनट से 79 डिग्री 4 मिनट पूरब में है। और अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के अक्षांश की लैटिट्यूड की, तो ये 30 डिग्री 22 से 33 डिग्री 12। तो ये पूरा आपको याद रखना है। कभी आपको लैटिट्यूड, कभी आपको अक्षांश पूछा जाएगा, कभी हिमाचल का देशांतरीय विस्तार पूछा जाएगा। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। 30 डिग्री 22 से 33 डिग्री 12 तक हिमाचल का अक्षांश है। और अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की लॉन्गिट्यूड की, तो लॉन्गिट्यूड जो है हिमाचल का जो देशांतरीय विस्तार है वो 75 डिग्री 47 से 79 डिग्री 4 मिनट पूरब में है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन नंबर ए जो है सही कर देना है। मान लो ये हिमाचल प्रदेश यहाँ पे है। अगर आपको यहाँ से और क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूछने वाला क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य है। तो हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में जो राज्य है वो है हरियाणा। बहुत दफ़ा पूछा गया हिमाचल प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य है, तो पश्चिम में जो राज्य है वो कौन सा है, ये है आपका पंजाब। फिर आपके दक्षिण पूर्व में कौन सा राज्य, दक्षिण में तो है लेकिन कहाँ पे, पूरब भी दिशा है, तो दक्षिण पूरब में है आपका उत्तराखंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हिमाचल के पूरब में कौन है, तो पूरब में जो आता है वो तिब्बत आता है। और उत्तर की अगर बात की जाए तो उत्तर में जो है वो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर आते हैं। और पश्चिम में अगर बात की जाए तो पश्चिम में अपना पंजाब आता है। ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। कोई सा क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनर परीक्षा में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि सेक्स रेशो ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर सेंसस 2011, जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लिंग अनुपात है। देखिए, जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो हिमाचल प्रदेश की जो सेक्स रेशो है, लिंग अनुपात जो है वो था 972 972। अब क्वेश्चन पूछने वाला ये पूछ सकता है कि पूरे हिमाचल का तो 972 है, आप ये बताइए सबसे ज़्यादा किस जिले का है। क्योंकि एग्जाम का लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो है वो हमीरपुर का है। कितना है, 1095। 1095 जो है वो हमीरपुर का है। और अगर मैं जनसंख्या घनत्व की बात करता हूँ, ये तो हमारा सेक्स रेशो था, लिंग अनुपात था हिमाचल प्रदेश का, ये 1095 लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा हमीरपुर का है। अब जनसंख्या घनत्व की अगर बात करेंगे तो जनसंख्या घनत्व जो सबसे ज़्यादा है वो कहाँ का है, तो ये हमारे जो है हिमाचल का तो टोटल 123 है। अब सबसे ज़्यादा जो लिंग अनुपात है, सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो 407 कहाँ का है, हमीरपुर का है। इस बात को आपने याद रखना है। तो लिंग अनुपात 1095 सबसे ज़्यादा हमीरपुर का है। और अगर जनसंख्या घनत्व 407 पूछा जाएगा, वो भी किसका है, हमीरपुर का है। आप गलती करने की कोई भी गुंजाइश यहाँ से नहीं होनी चाहिए। एक एक बात आपको याद रखनी है, एक एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील की, तो वो है कौन सी, गोविंद सागर झील। तो गोविंद सागर झील तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और कुछ ऐसे ऑप्शन भी मित्रों यहाँ पे ऑप्शन में दिए होते हैं, तो आपने बिल्कुल सारे ऑप्शन देख लेने हैं। तो गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ऑप्शन में मित्रों रेणुका दिया है। और क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये बताइए हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है, तो आप गलती नहीं करेंगे। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील रेणुका है। और अगर मैं रेणुका झील की बात करता हूँ, तो रेणुका झील जो है वो इसका जो आकार है, ये सोई हुई स्त्री की तरह इसका आकार है, स्लीपिंग वुमेन की तरह जो इसका आकार है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बात। हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। और गोविंद सागर झील की मैं बात कर रहा था, ये बिलासपुर जिले में है और सतलुज नदी पे निर्मित है। कृत्रिम झील है, और कृत्रिम झील जो है वो नदियों पर ही निर्मित होती है, क्योंकि इंसानों ने खुद इनको बनाया होता है। रेणुका झील सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, सिरमौर जिले में ये पड़ती है। क्वेश्चन ये भी पूछा गया था। रिवाल्सर झील यहाँ पे ऑप्शन में दिया है। देखिए, रिवाल्सर झील जो है वो कहाँ पे है, आपके मंडी जिले में है। आपके पंडोह झील जो कि हिमाचल की सबसे छोटी कृत्रिम झील है, ये भी आपके मंडी जिले में है। ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ें आपने लिख लेनी है। और पंडोह झील किस नदी पे निर्मित है, देखो कृत्रिम झील किस नदी पे बनी होती है, ये मैंने आपको बार बार बताता हूँ। तो जो पंडोह झील है ये ब्यास नदी पे बनी है। इस बात को भी आपने याद रखना है, ये भी पत्ते वाली बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मंडी में और भी बहुत सारे झील है। मंडी में आपकी कुंतब्योग झील है, सुखसर झील है, कलासर झील है, आपके रिवाल्सर झील है, पंडोह झील है। ये सारी की सारी झीलें कहाँ पे, आपके मंडी ज़िले में पड़ती है। और मंडी की अगर मैं बात करता हूँ, तो मंडी जो निर्वाचन क्षेत्र है
वहाँ पे एक सिराज विधानसभा क्षेत्र आता है, वहाँ से नेता प्रतिपक्ष जो जयराम ठाकुर जी जो है वो चुनाव लड़ते हैं, ये भी आपको याद रखना है, जो कि नेता प्रतिपक्ष है वर्तमान में। तो नेता प्रतिपक्ष वर्तमान में कौन है? जयराम ठाकुर। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ये भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि गौरी देवी का टिब्बा हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? बात की जाए गौरी देवी की टिब्बे की, तो गौरी देवी का जो ये टिब्बा है ये चंबा जिले में है। गौरी देवी का टिब्बा बहुत चर्चित है और यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है, या गौरी देवी का टिब्बा पूछा जाता है या नरसिंह टिब्बा पूछा जाता है। तो गौरी देवी का टिब्बा और नरसिंह टिब्बा जो है ये चंबा जिले में है, इस बात को आपने याद रखना है। और अगर बात की जाए पीर पंजाल पर्वत श्रेणियाँ मुख्य रूप से हिमाचल के किस जिले में है, तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणियाँ जो है वो कहाँ पे है? तो पीर पंजाल जो माउंटेन रेंज है, वो जो पर्वत श्रृंखला है वो चंबा जिले में है, इस बात को आपने याद रखना है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हिमाचल में 12 जिले हैं और 12 जिलों में 12 जिले की जो सबसे ऊंची चोटी है हिमाचल में, जो सबसे ऊंची है वो किन्नौर जिले की है, जिसका नाम है शिला। शिला की जो ऊंचाई है वो 7026 मीटर है, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिलासपुर ऑप्शन में दिया है, बिलासपुर की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम बहादुरपुर है, इस बात को आपने याद रखना है। उसी प्रकार हमीरपुर ऑप्शन में दिया है, हमीरपुर की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम अवाहा देवी है, और कुल्लू की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है डीबी बोकरी। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। डीबी बोकरी पिरामिड कुल्लू की सबसे ऊंची चोटी है, चंबा की पीर पंजाल है, हमीरपुर की अवाहा देवी है और बिलासपुर की बहादुरपुर है। तो ये सारी की सारी चोटियों जो मैंने आपको बताई किस जिले की कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, और चंबा में क्या क्या, हमने गौरी देवी का टिब्बा, नरसिंह टिब्बा, और हमने देखा यहाँ पे पीर पंजाल पर्वत श्रेणियाँ। तो सारी की सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात की जाए तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि लॉर्ड मेयो ने किस वर्ष शिमला की यात्रा की? ऐसे क्वेश्चन भी अक्सर परीक्षा में देखने को जरूर मिलते हैं। तो लॉर्ड मेयो की अगर बात करते हैं तो इन्होंने 1871 में जो है वो शिमला की यात्रा की थी। और अगर मैं लॉर्ड मेयो के बारे में बात करता हूँ, इनका जो कार्यकाल था वो 1869 से 1872 तक था, और लॉर्ड मेयो ने ही भारत में सबसे पहले जनगणना की शुरुआत करवाई थी, इस बात को आपने याद रखना है। तो सर्वप्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये हुई थी लॉर्ड मेयो के। नियमित रूप से जो हुई थी वो बाद में हुई थी, लेकिन जनगणना जो सबसे पहले हुई थी वो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही हुई थी, 1872 की ये बात है। और अगर यहाँ से बात की जाए, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि ये तो हमने लॉर्ड मेयो के बारे में पढ़ा है कि ये शिमला कब आए। अब क्वेश्चन ये आता है कि पहले अंग्रेजी गवर्नर जनरल जो कि शिमला आए थे, तो पहले अंग्रेजी गवर्नर जो शिमला आए थे इनका नाम था लॉर्ड एमहर्स्ट। तो लॉर्ड एमहर्स्ट जो है वो शिमला आने वाले पहले गवर्नर थे। कब आए थे? पहले ब्रिटिश गवर्नर 1827 के आसपास ये शिमला आए थे। और जब लॉर्ड एमहर्स्ट जी जो शिमला आए थे तो कहाँ पे ठहरे थे? क्वेश्चन एक बार ये भी पूछा है, तो ये ठहरे थे भैया कैनेडी हाउस में। तो याद रखना है, कैनेडी हाउस में लॉर्ड एमहर्स्ट जब शिमला आए थे तो ठहरे थे, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन इतना ही नहीं कि लॉर्ड एमहर्स्ट 1827 में शिमला आए थे, कैनेडी हाउस में ठहरे थे। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि महात्मा गांधी शिमला कब आए थे। महात्मा गांधी एग्जैक्ट अगर पूछा जाए तो 11 मई 1921 को शिमला आए थे। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है। अब अगला क्वेश्चन क्या बनता है? अगला क्वेश्चन बनता है किस किस के साथ शिमला आए थे। तो ये शिमला आए थे कस्तूरबा गांधी के साथ, लाला लाजपत राय के साथ और मदन मोहन मालवीय। तीनों नाम याद रखने, इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी, लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय, 3 लोगों के साथ महात्मा गांधी जी जो है वो शिमला आए थे, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम जनगणना की बात कर रहे थे कि लॉर्ड मेयो ने भाई जनगणना भारत में शुरू करवाई थी, लेकिन नियमित रूप से जो हर 10 साल बाद आती है, जिसको नियमित दशकीय जनगणना कहा जाता है, ये जो है वो लॉर्ड रिपन किसके शासनकाल के समय चली थी भैया? लॉर्ड रिपन के शासनकाल के समय नियमित जनगणना की भारत में क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो नियमित जनगणना शुरू की थी लॉर्ड रिपन ने, इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या स्थानीय स्वशासन का पिता भी कहा जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका नाम हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि हिमालय पर्वतीय राज्य प्रादेशिक परिषद की रचना कौन से वर्ष हुई? तो हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की जो स्थापना होती है वो 1946 के आसपास होती है। ऑप्शन डी जो इसका सही हो जाएगा। देखिए, जो हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो शिमला में स्थित है। कहाँ पे स्थित है इसका हेडक्वार्टर? शिमला में इसका हेडक्वार्टर है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। और अगर यहाँ पे बात की जाए हिमालयन रियासती प्रजामंडल की,
तो हिमालयन रियासती प्रजामंडल आपने ज़रूर सुना होगा और इसकी स्थापना जो है 1938 के आसपास हुई थी। उसी प्रकार आपने सिरमौर प्रजामंडल ज़रूर सुना होगा। जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना, सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना 1939 के आसपास हुई थी। और कुनियार प्रजामंडल भी आपने सुना होगा। कुनियार प्रजामंडल भी 1939 के आसपास ही एस्टेब्लिश्ड हुआ था। तो सिरमौर प्रजामंडल और कुनियार प्रजामंडल दोनों 1939 के आसपास बने थे। सिरमौर में एक पजौता आंदोलन होता है भाई, कब होता है? 1942 में। 1942 में ही सिरमौर में पजौता आंदोलन होता है। आपने एक और सुना होगा, चंबा सेवक संघ। रैंडम ये क्वेश्चन आता है, लेकिन जिसने नहीं सुना हो वो आज सुन लीजिए मेरी सीरीज़ में, ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चंबा सेवक संघ की जो स्थापना है वो 1936 में हुई थी। इस बात को आप याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। और जो पुलिस के बच्चे ये चाहते हैं कि हिंदी की भी सर सीरीज़ लाए, वो जल्दी से जल्दी हिंदी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें कि सर हिंदी का पार्ट 2 जल्दी से जल्दी आपके बीच लाया जाए। जी हाँ, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल तो ये थे जस्टिस हीरा सिंह ठाकुर। बहुत बार आपको बता चुका हूँ, तो ऑप्शन ए जो है वहाँ पे सही हो जाएगा कि जो हिमाचल प्रदेश का जो प्रशासनिक अधिकरण है, इसके जो पहले चेयरमैन थे, इसका नाम था जस्टिस हीरा सिंह ठाकुर। और अगर बात की जाए पहले चीफ सेक्रेटरी की, तो पहले चीफ सेक्रेटरी जो हिमाचल प्रदेश के थे, इनका नाम था के एल मेहता। इनका नाम के एल मेहता था। और पहले चीफ कमिश्नर जो हिमाचल प्रदेश के थे, पहले चीफ कमिश्नर, इनका नाम था एन सी मेहता। तो पहले चीफ कमिश्नर थे एन सी मेहता, इस बात को आपने याद रखना है। अगर आपसे चीफ कमिश्नर ना पूछ के डिप्टी चीफ कमिश्नर हिमाचल के पहले पूछे जाए तो वो भी आप गलत नहीं करेंगे, बोलेंगे भैया ईपी मून। ईपी मून जो है वो पहले डिप्टी चीफ कमिश्नर हिमाचल प्रदेश के थे। पहले राज्यपाल पूछा जाएगा, पहले गवर्नर जिनको हम बोलेंगे तो ये एस चक्रवर्ती जी थे। और अगर पहली महिला राज्यपाल पूछी जाएगी हिमाचल की तो इनका नाम शीला कौल था। तो गलती करने की कहीं भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उसी प्रकार अगर पहले मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट के उच्च न्यायालय की पूछे जाएंगे, पहले चीफ जस्टिस जिनको हम कहेंगे, तो इनका नाम मिर्ज़ा हमीदुल्ला बेग था। और अगर हिमाचल प्रदेश की पूछा जाएगा कि आप ये बताइए कि हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाले ऐसे कौन सी व्यक्ति है जो सुप्रीम कोर्ट में, जो उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रह चुके एकमात्र व्यक्ति है, तो इनका नाम है मेहर चंद महाजन। तो मेहर चंद, न्यायमूर्ति मेहर चंद महाजन जी हिमाचल प्रदेश के ऐसे व्यक्ति थे जो हिमाचल से संबंध रखते थे और सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के पद पर भी रहे थे। और अगर मैं बात करूं, इनके नाम पे कांगड़ा पे कॉलेज भी बना है, मेहरचंद महाजन कॉलेज, मेहरचंद महाजन डीएवी कॉलेज, एमसीएम डीएवी कॉलेज इसका पूरा नाम है। ये जो है वो कांगड़ा में स्थित है। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, जैसे बाबा बालकनाथ कॉलेज भी एक बार पूछा गया था कि ये बताइए कि बाबा बालकनाथ डिग्री कॉलेज कहाँ पे है, तो लिख लेना है भाई, पुलिस में ऐसे क्वेश्चन रैंडम पूछ ले जाते हैं। तो बाबा बालकनाथ डिग्री कॉलेज जो है वो चकमो में है। और चकमो कहाँ पड़ता है? हमीरपुर में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि न्योगल पनबिजली परियोजना हिमाचल प्रदेश के कौन सी नदी पर बनी है? तो न्योगल पनबिजली परियोजना जो है वो ब्यास नदी पर बनी है। न्योगल जो है वो ब्यास की सहायक है, ये आपको पता होना चाहिए। और न्योगल जो पनबिजली परियोजना है वो ब्यास नदी पर निर्मित की गई है, न्योगल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, और इसको ब्यास नदी पर निर्मित किया गया। ब्यास की कुछ सहायक नदियों की मैं बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले ब्यास के वैदिक नाम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में पूछने वाला आपसे वैदिक नाम इसका पूछ सकता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो दिल से एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे हर हर महादेव, क्योंकि वही है जो बेड़ा पार लगाने वाले हैं पुलिस के पेपर में आपका। अब पुलिस की लगातार वीडियो आपके बीच हिंदी, जीके, इंग्लिश, ये वीडियोज़ आपके बीच आती रहेगी और लगातार वीडियोज़ आपके बीच आएगी। और अगर मैं बात करता हूँ ब्यास की कुछ सहायक नदियों की, तो ब्यास की सहायक में जैसे कि ब्यास का वैदिक नाम पहले पता कर लेते। अर्जकिया व्यास का वैदिक नाम है, बिपाशा इसका संस्कृत नाम है, दोनों नाम याद रखने हैं। ब्यास की कुछ सहायक नदियों की बात करते हैं तो गज ब्यास की सहायक है, हारला ब्यास की सहायक है, सुकेती नदी ब्यास की सहायक है, आपके न्योगल हो गई, आपका चक्की हो गया, मानुनी हो गया, बिनवा हो गया, बाणगंगा हो गया, ये सारी की सारी नदियाँ ब्यास की सहायक है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये पूरी जो स्लाइड में आपके बीच क्वेश्चन पेपर की ला के आया हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से 1 से 2 नंबर आपके पक्के रहने वाले हैं। तो निरमंड में भुंडा त्यौहार
कितने वर्षों के अंतराल के बाद मनाया जाता है। ये तो क्वेश्चन में ही बता दिया कि भुंडा उत्सव हिमाचल प्रदेश के निरमंड में मनाया जाता है। और निरमंड कहाँ पड़ता है? निरमंड जो है वो कुल्लू जिले में पड़ता है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि निरमंड में भुंडा उत्सव तो मनाया जाता है, निरमंड मैंने बता दिया कुल्लू में है। क्वेश्चन जैसे मर्जी तीन तीन क्वेश्चन आपको पता चल गए, जैसे मर्जी पूछेगा आंसर बता दिया जाएगा। भैया भुंडा उत्सव कितने वर्षों के अंतराल के बाद होता है? तो याद रखना 12 वर्षों के अंतराल के बाद भुंडा उत्सव होता है, इस बात को आपने याद रखना है। अब इसके बाद क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि आप ये बताइए हिमाचल प्रदेश में मनाई जाती है अभी दिवाली के 1 महीने के बाद बूढ़ी दिवाली। अब बूढ़ी दिवाली कहाँ की फेमस है? तो अगर बूढ़ी दिवाली की मैं बात करता हूँ तो बूढ़ी दिवाली सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो निरमंड की ही फेमस है। और निरमंड में जो है वो किसकी पूजा की जाती है? तो निरमंड में जो है वो भगवान परशुराम की पूजा की जाती है। अब 12 वर्षों के बाद यहाँ पे क्या होता है? 12 वर्षों के बाद यहाँ पे लगता है कुंभ का मेला। आपका कुंभ की मेले की तरह ये होता है। तो 12 वर्षों के बाद कुंभ का मेला लगता है, तो इसीलिए भुंडा त्यौहार को पहाड़ी लोगों का कुंभ भी कहा जाता है। तो अगर अक्सर ऐसा रैंडम क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आप ये बताइए पहाड़ी लोगों का कुंभ कौन सा फेस्टिवल है, तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, सीधा बोलना है कि पहाड़ी लोगों का जो कुंभ जो फेस्टिवल है वो है भैया अपना भुंडा उत्सव। तो इस बात को आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है, किसने अपनी पुत्री चंपावती के नाम पे अपने कस्बे का नाम रखा? लेकिन उससे पहले कुछ त्यौहार और मेलों की हिमाचल की बात कर लेते हैं, जितना मेरे को याद आ रहा है अभी रैंडम। जैसे कि पत्थर का खेल मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शिमला में लगता है। और शिमला के कहाँ पे लगता है? हलोग में। तो शिमला के हलोग में पत्थर का खेल मेला लगता है। लवी मेला कहाँ लगता है? तो लवी मेला ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि अभी हाल ही में पीछे ही दिवाली के टाइम ही, दिवाली के बाद ही लवी मेला लगा था। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे ये लवी मेला लग रहा है, रामपुर लग रहा है, कहाँ लग रहा है। सिप्पी मेला मशोबरा में लगता है। आपका भैंसों का मेला ये कुफरी शिमला में लगता है। आपका नलवाड़ी मेला कहाँ लगता है? नलवाड़ी मेला जो है वो बिलासपुर में लगता है। और इस नलवाड़ी मेले को 1889 में डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा शुरू किया गया था। नलवाड़ी मेला बिलासपुर ज़िले में लगता है, इस बात को भी आपने याद रखना है। उसी प्रकार चंबा की बात करते तो चंबा में एक अंतर्राष्ट्रीय मेला जो कि मिंजर मेला है, इस बात को आप याद रखें। मिंजर मेले को राजा साहिल वर्मन जी के द्वारा शुरू करवाया गया था, इस बात को आप याद रखें। और चंबा में ही एक सूही मेला होता है जहाँ पे जो स्त्रियां और बच्चे जा सकते हैं, पुरुषों का आना यहाँ पे सूही मेले में बिल्कुल वर्जित माना जाता है। रानी नैना देवी की याद में ये मनाया जाता है। मणिमेश यात्रा भी चंबा जिले में ही होती है। तो मैंने पहले ही बोला है ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, यहाँ पे एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अगला क्वेश्चन यही था कि चंपावती के नाम पे चंबा कस्बे का जो नाम रखा था वो साहिल वर्मन ने रखा था, क्योंकि साहिल वर्मन ने अपनी बेटी की याद पे जो है वो क्या रख दिया था? चंबा कस्बे का नाम रख दिया था। और चंबा शहर की जो स्थापना है वो भी राजा साहिल वर्मन के द्वारा 920 ईस्वी में की गई थी। तो 920 ईस्वी में चंबा शहर की स्थापना और चंबा को अपनी राजधानी चंबा भी जो है वो साहिल वर्मन जी के द्वारा बनाया गया था, इस बात को आपने याद रखना है। और चंबा रियासत की अगर बात की जाए तो रियासत की तो भाई 550 में की गई थी। 550 ईस्वी में जो है वो राजा मारू के द्वारा जो है वो चंबा रियासत की स्थापना की गई थी। तो हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को आप किस प्रकार ले रहे हैं, आपको क्वेश्चन। और वर्मन किसने लगाया था? तो वर्मन जो ये नाम उपाधि ली थी वो ली थी आदित्य ने। तो राजा आदित्य वर्मन ने अपने नाम के पीछे वर्मन की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि कांगड़ा फोर्ट वाज बिल्ट, कि भैया कांगड़ा किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो कांगड़ा किले का निर्माण जो है वो शूर शर्मा चंद जी के द्वारा करवाया गया था, इस बात को आपने याद रखना है। शूर शर्मा चंद जी के द्वारा कांगड़ा किले का निर्माण करवाया गया। शूर शर्मा चंद वही है जिन्होंने जब कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था तो उस समय जो है वो कौरवों का साथ दिया था, इस बात को आपने याद रखना है। कांगड़ा किले का जो निर्माण है वो तो इन्होंने करवाया। अब कांगड़ा किले पे फर्दर अटैक होते रहे। 3 अटैक बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला अटैक 1009 में यहाँ पे होता है, किसके द्वारा किया गया? महमूद गजनवी के द्वारा। इसके बाद 1337 में जो है वो एक अटैक फिर होता है, ये मोहम्मद बिन तुगलक जी के द्वारा किया जाता है। और 1365 में एक अटैक फिर होता है, ये जो है वो फिरोज शाह तुगलक जी के द्वारा यहाँ पे कांगड़ा किले पे तीसरा अटैक किया जाता है। तो 3 अटैक बहुत फेमस है। पहला महमूद गजनवी 1009 में, 1337 में जो किया था वो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। और 1365 में जो है वो फिरोज शाह तुगलक जी के द्वारा किया गया था। तो ये सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई सी बात भी आपको परीक्षा में पूछी जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में 84 मंदिर का स्थान है। देखिए 84 मंदिर की बात हो रही है, और जब भी मैं 84 मंदिरों की बात करता हूँ तो 84 मंदिरों का जो स्थान है वो भरमौर में है। तो भरमौर जो है वो 84 मंदिरों का स्थान है, इस बात को आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है।
देखिए क्वेश्चन पूछने वाला पूछ सकता है कि आपका लक्षणा देवी मंदिर कहाँ पे है। तो लक्षणा देवी मंदिर जो है वो चंबा में है। आपका ये पेंट रूप आर्किटेक्ट शैली में जो है वो लक्षणा देवी मंदिर को बनाया गया है और राजा मेरुवर्मन के द्वारा इसको बनाया गया था। छतराड़ी मंदिर ये भी चंबा में है। शक्ति देवी मंदिर के नाम से इसको जाना जाता है, छतराड़ी मंदिर को। मणिमेश मंदिर जिसको नगाड़ा शैली में बनाया गया है, इसको भी राजा मेरू के द्वारा ही बनाया गया है। और लक्ष्मी नारायण मंदिर ये भी चंबा में है और शिखर आर्किटेक्ट शैली में लक्ष्मी नारायण मंदिर को बनाया गया है। नरसिंह टेम्पल ये भरमौर में स्थित है, नरसिंह टेम्पल। तो ये सारे के सारे मंदिर जो मैंने आपको बताया ये चंबा जिले में है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा है। तो किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा है? तो भैया सबसे लंबा जो कार्यकाल है वो है राजा वीरभद्र सिंह जी का। राजा वीरभद्र सिंह जी जो है हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री बने और बहुत योगदान रहा है इनका हिमाचल प्रदेश को बनाने में। बहुत योगदान दिया है इन्होंने मुख्यमंत्री पद को संभालते हुए और बहुत राजा साहब का बहुत योगदान है हिमाचल को बनाने में। तो राजा वीरभद्र सिंह जी जो है हिमाचल प्रदेश के 6 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं और अगर वाई एस परमार की बात करते हैं तो ये हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री है और 4 बार इनको भी मुख्यमंत्री हिमाचल का बनाया गया था। शांता कुमार जी, शांता कुमार की अगर बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश के 2 बार के मुख्यमंत्री बनते हैं। इनकी कुछ किताबें ऐसी है जो परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, राजनीति एक षड्यंत्र और लाजो धरती है बलिदान की, ये सारी की सारी किताबें इनकी जो है बार बार पूछी जाती है। मृग तृष्णा ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी सारी किताबें, तो ये भी आपको याद रखनी है। प्रेम कुमार धूमल भी हिमाचल प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री बने थे। शांता कुमार के बारे में आपको एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट पूछी जाएगी। शांता कुमार के बारे में आप ये याद रखेंगे हिमाचल के पहले गैर कांग्रेसी जो कांग्रेस पार्टी से संबंध नहीं रखते थे, गैर कांग्रेसी थे शांता कुमार। तो इस बात को आपने याद रखना है, परीक्षाओं में काम आने वाली बात है, एक एक बात को आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हिमाचल प्रदेश जो कांगड़ा जिला है वो इसका कब बना? तो 1966 में जब विशाल हिमाचल का निर्माण होता है तो कांगड़ा आदि जिले हिमाचल प्रदेश में मिला दिए जाते हैं। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बात है। मित्रों अगर यहाँ से बात की जाए जब हिमाचल प्रदेश का गठन होता है, सबसे पहले मैं पूरी बात आपको बताता हूँ, क्वेश्चन यहाँ से एक बनता ही बनता है। 15 अप्रैल 1948 की बात है। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का गठन होता है और हिमाचल में 4 जिले होते हैं। ट्रिक याद रखना है SMMC, सिरमौर, मंडी, मासू, चंबा। क्या याद रखेंगे? SMMC याद रखेंगे, सिरमौर, मंडी, मासू और चंबा। 4 जिले हिमाचल प्रदेश के ऐसे हैं जो भैया हिमाचल प्रदेश का जब गठन होता है उस समय बने थे। इसके बाद हिमाचल को 1951 में बनाया जाता है पार्ट सी और 1 जुलाई 1954 के दिन क्या होता है, हिमाचल प्रदेश का एक 5वां जिला और बनाया जाता है और 5वां जिला जो बनता है वो बनता है अपना कौन? बिलासपुर। उसके बाद क्या होता है, 1956 में हिमाचल प्रदेश को बना दिया जाता है UT, जिसको बोला जाता है केंद्र शासित प्रदेश। अब इसी UT में क्या होता है, 1 मई 1960 को हिमाचल प्रदेश का 6ठे नंबर का जिला कौन बनता है? आपका किन्नौर। चीनी तहसील से अलग होकर जो है वो किन्नौर को हिमाचल का 6ठा जिला बना दिया जाता है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी बात है। तो हिमाचल प्रदेश का 6ठा जिला इसके बाद किन्नौर बनता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और तत्पश्चात 1966 में विशाल हिमाचल का निर्माण होता है और फिर 1971 25 जनवरी का दिन था, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को जो है वो क्या बनता है, पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है और भारत का 18वां राज्य बनता है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है, हमीरपुर और ऊना उसके बाद 1972 में कांगड़ा से ही अलग होकर 2 जिले नए बनाए जाते हैं और हिमाचल प्रदेश में जिलों की संख्या 12 हो जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। और अगर मैं कांगड़ा की बात कर रहा हूँ तो कांगड़ा के से पुलिस के पेपर में अक्सर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये बताइए कांगड़ा किले के पहले मुगल किलेदार कौन है। तो कांगड़ा किले के पहले मुगल किलेदार जो थे इनका नाम था नवाब अली खान। और अगर अंतिम मुगल किलेदार की बात की जाए कांगड़ा किले की तो इनका नाम था सैफ अली खान। और धौलाधार की जो पहाड़ियाँ मुख्य रूप से जो पड़ती है वो कहाँ पे पड़ती है, तो वो भी कांगड़ा किले पे ही पड़ती है। इस बात को भी आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि बिजली महादेव का मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो बिजली महादेव का जो मंदिर है वो कुल्लू जिले में है, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिडिंबा देवी का जो मंदिर है वो भी कुल्लू के मनाली में है और ये पैगोडा शैली में बहुत बार पूछा गया है कि ये बताइए हिडिंबा देवी का मंदिर कहाँ पे है। हिडिंबा देवी वही जिनको माता डूंगरी के नाम से भी जाना जाता है, डूंगरी माता भी हम इनको कहेंगे। और डूंगरी माता का जो मंदिर है ये मनाली में है और यहाँ पे डूंगरी मेला भी मनाया जाता है।
आपके जामलू देवता की जो पूजा है वो मनाली में ही, कि कुल्लू मनाली में ही की जाती है, और यहाँ पे विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र माना जाता है, ऐसा आपको याद रखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी बात। अगर मैं कुल्लू की बात करता हूँ स्पेसिफिक रूप से, तो कुल्लू में कुल्लू का दशहरा बहुत ज़्यादा फेमस है। कुल्लू में कुल्लू का दशहरा होता है, और कुल्लू का दशहरा राजा जगत सिंह के द्वारा शुरू किया गया, जो कि कुल्लू के सबसे शक्तिशाली राजा थे। और कुल्लू रियासत की जो स्थापना है वो विहंग मणिपाल जी के द्वारा की जाती है। आज का अंतिम क्वेश्चन कि सिरमौर राजसी राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो सिरमौर राजसी राज्य की स्थापना राजा रसालू के द्वारा की गई थी, इस बात को आपने याद रखना है। और सिरमौर के जो अंतिम राजा थे वो राजेंद्र प्रकाश थे। इन्हीं के समय 1942 में पजौता आंदोलन हुआ था। तो यही था, सिरमौर का मुख्यालय जो है वो नाहन में है। तो इतना ही हम यहाँ से करेंगे। और आज के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, थोड़ी वीडियो लंबी हो गई, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। 18 से 20 मिनट की हमारी वीडियो रहती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर लिखें, हमारे महादेव का नाम कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर होना चाहिए। आप सभी लोगों का कमेंट, जिसने देखी है वीडियो पूरी उसको दे दूंगा मैं नोट्स। ये है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, इस पर कर ले कॉन्टैक्ट। तो कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, हर हर महादेव।